हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुवल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ध्रुवल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 है ये सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और जितने भी पार्ट्स बनेंगे उसके अलग वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी और आई बटन में भी लिंक होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले बात की जाए कि मैं स्पोर्ट्स एंड लॉज ऑफ मोशंस के पहले ये चैप्टर क्यों लाया, क्योंकि इस चैप्टर की ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप ये चैप्टर अपलोड करो। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने एक कम्युनिटी भी रखी। ठीक है, तो उसमें मैंने देखा, हालांकि वो वीडियो जिसमें मैंने बोला था, ठीक है, मैंने बोला था कि आप लोग वोट करो, वो वीडियो थोड़ा डिले हो गया तो मैंने टाइम एक्सटेंड भी किया, 3 डेज़ तक किया। और उसके बाद मैंने देखा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को 87% से भी ज़्यादा वोट्स मिले हैं। ठीक है, 87% से भी ज़्यादा वोट्स मिले हैं कि आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पहले करिए, क्योंकि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एक इजी चैप्टर है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इजी है पर लगता बहुत हार्ड है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्पेशली, तो ये वाला चैप्टर लगता बहुत हार्ड है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे पढ़ेंगे क्या आज की वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें 2 लॉ है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। साथ साथ में डाल्टन की एटॉमिक थियरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक थियरी पढ़ने के बाद हम लोग इस चैप्टर को तो नहीं, इस पार्ट को हम लोग एंड करेंगे। एटम का जो पूरा सिलसिला है वो सारे हम लोग दूसरे पार्ट से कंटिन्यू करेंगे, मतलब यहाँ से। तो पहले पार्ट में डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और दूसरा है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स क्या है, पार्ट 2 देख लो। पार्ट 2 में एटम्स को डीपली एक्सप्लेन है। ठीक है, पार्ट 2 में देखो, क्योंकि पार्ट 2 में ही आएगा हमारा एटम, व्हाट इज एन एटम, यहाँ से ही स्टार्ट होता है चैप्टर, बट यहाँ से तो पूरी हिस्ट्री आएगी कि एटम्स थे क्या है। ठीक है क्या एटम्स। मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स तो बहुत नीचे आएगा, बहुत नीचे मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हमारा पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स तो फिर आएगा पार्ट 3 में। ठीक है, ये बात रख लो हमारे दिमाग में। अगर आपको मॉलिक्यूल पढ़ना है तो जाओ पार्ट 3 पे। ठीक है, जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे शायद से ऐसा हो सकता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भी आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ओके, स्टार्ट करें, चलो करते हैं स्टार्ट। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स हैव ऑलरेडी वॉन्डर्ड अबाउट द अननोन अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। यहाँ पे एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर की बात हो रही है, अभी की नहीं हो रही, मतलब बहुत पहले, मतलब पुराने ज़माने के जो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उनको ऐसा आइडिया आया कि ऐसा कौन सा मैटर है जिसको हम, वैसे अननोन है, ठीक है, और उस टाइम पे तो मैटर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो क्या ऐसा कौन सा पार्ट है ऑफ दिस मैटर, ठीक है, फॉर्म है ये मैटर का, जो हम देख भी नहीं सकते, साथ साथ में हमको पता भी नहीं। अभी द आइडिया डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक अगो, कि जो आइडिया था कि मैटर को ऐसे काट करे, ठीक है, मैटर है, ठीक है, अगर मैंने ले लिया एक पत्थर, ऐसे साइज का पत्थर है, ठीक है, ऐसा शेप का है, मैंने इसको ऐसे काटा, फिर देखो मैंने इसको ऐसे काटा, कितना छोटा हो गया, ऐसे काटा, पूरा काट दिया मैंने, मेरे को इतना सा पीस सबसे स्मॉल मिला। क्या ये एटम है? नहीं है, ये एटम नहीं है। फिर देखो ये जो आइडिया था ना, ये बहुत पुराना था इंडिया में, ठीक है, अराउंड 500 BC है, 500 AD नहीं है, ठीक है, 500 BC मतलब बहुत पहले, मतलब AD जब स्टार्ट हुआ ना उससे भी 500 साल पहले, ठीक है, समझ ये बात हो गया। तो यहाँ पे देखो ये जो उन्होंने मिला, क्या ये एटम था? ये एटम नहीं था, एटम को थोड़ी ना हम लोग देख सकते हैं, इसके पहले के स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है
के हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, समझ आ रही बात अभी? ओके, सो एन इंडियन फिलोसोफर, नाम याद रखो, महर्षि कनद postulated that if we go on dividing matter, padarth, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. He named this particle परमाणु. Now, महर्षि कनद ने ये बोला कि अगर एक मैंने मैटर ले लिया, अगर एक मैंने पदार्थ ले लिया, एक पदार्थ मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया, चलो गोल्ड ले लिया। अभी गोल्ड को कलर करते हैं, ठीक है, गोल्ड कलर बिना कैसा लगेगा, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड मैंने लिया। अभी गोल्ड को मैंने इतने छोटे पार्टिकल्स में काटा, ठीक है, बहुत छोटे स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। नाउ एक ऐसा टाइम आएगा जब हम लोगों को पता चलेगा कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे ज़्यादा ये डिवाइड हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चीज़ को क्या नाम दिया गया? इस चीज़ को उन्होंने क्या बोला कि जो चीज़ ऐसी होगी जो सबसे छोटी होगी वो डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो डिवाइड हो ही नहीं सकती। उस चीज़ को क्या बोला महर्षि कनद ने? वो चीज़ महर्षि कनद ने बोला परमाणु, द वर्ड परमाणु हियर, ठीक है, परमाणु आया अभी, परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर पकुदा कटियायम्मा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various form of matter. अभी ये महर्षि कनद ने तो बोल दिया कि अगर छोटे इसके पार्टिकल्स करोगे, छोटे करोगे, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इतना मिलेगा, ठीक है, क्या इतना छोटा नहीं हो सकता, इससे भी छोटा करेंगे इतना होगा, इससे छोटा करेंगे, ठीक है, इसको छोटा करेंगे तो इतना होगा, ठीक है, पर इससे भी छोटा हो सकता है, छोटा तो दिख भी नहीं पाए, ठीक है, इतना भी छोटा हो गया। तो यही चीज़ है कि वो पदार्थ कहलाता है। नाउ पदार्थ को हमने काटा तो वो परमाणु कहलाता है, ठीक है। नाउ एक और ग्रेट इंडियन फिलोसोफर पकुदा कत्यायम्मा, उन्होंने बोला कि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो परमाणु है, अभी तक एटम नाम नहीं आया, ये जो परमाणु है वो परमाणु एक साथ मिलजुल कर बने जाते हैं, ये एक साथ मिलजुल कर रहते हैं तो वो एक स्पेसिफिक मैटर में कन्वर्ट होते हैं। वैसे ही सेम चीज़ एकदम ट्रू कहा उन्होंने। यहाँ पे एटम है, ठीक है, एटम लाइक मैंने एटम ले लिया हाइड्रोजन का, मैंने 2 हाइड्रोजन के एटम ले लिए, 1 ऑक्सीजन का एटम ले लिया, इन दोनों को कंबाइन करके बना H2O पानी। तो ये पानी क्या है? मैटर है। तो दोनों एक साथ कंबाइन फॉर्म में रहे इसीलिए मैटर बना है, ठीक है। ये यही चीज़ है, देखो कोई भी चीज़ हो, ऑक्सीजन हो तो वो O2 है, वो डायटोमिक फॉर्म में है। डायटोमिक अभी आपको नहीं आएगा, पर ये ऑक्सीजन जो है वो भी एक्चुअली में एक कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है। उससे बिना ऑक्सीजन होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called this indivisible particle atoms, meaning indivisible, ठीक है, meaning indivisible. All this was based on philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. अभी हुआ क्या कि एट द सेम एरा, मतलब जब ये जो पकुदा कत्यायम्मा जब कर रहे थे, ठीक है, रिसर्च कर रहे थे, उसी में दो ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस, उन्होंने बोला कि कैसे स्टेज आएगा जिसमें पार्टिकल्स डिवाइड हो ही नहीं सकते। तो डेमोक्रिटस ने ऐसा बोला कि ये जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स है। अभी ये जो चीज़ें थी ना,
ये फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन थी, मतलब ये हाइपोथेटिकल थी। हाइपोथेटिकल मतलब हवा में तीर छोड़ रहे थे ये लोग, हवा में तीर छोड़ रहे थे। अभी ये कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क तो था नहीं, और ऐसे आइडिया को लोग एक्सेप्ट भी करें ये भी हो नहीं सकता था बाय 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी ऐसे क्या एक मतलब ऐसे क्या बोल सकते हो आप, टेक ऑफ जैसा था उस टाइम पे। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये तो हवा में तीर छोड़ रहे थे। डेमोक्रिटस लुकिपस महर्षि कनद हो गया, पकुदा कत्या एम्मा हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, तो वो तो हवा में तीर छोड़ रहे थे। उन लोगों को नहीं पता था कि ये सब चीज़ें होगी, पर ये एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल भी नहीं था। 18th सेंचुरी आने के बाद ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। देखो ध्यान से, अभी आएगा आगे। नाउ बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. अभी 18th सेंचुरी का एंड आया, साइंटिस्ट को ऐसे पता चला कि हाँ भाई ये तो एटम है, ये कंपाउंड है। अभी डिफरेंस पता चला साइंटिस्ट को, सारा सब कुछ हो गया। उसके बाद उनको डिफरेंस पता चलता है कि यार भैया ये एटम है, ये H2 एटम है, ये O है, साथ में मिलके कंपाउंड बनता है। उन दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता था कि हाँ ये H2O है तो H2O एक एलिमेंट है। उनको ऐसा लगता था भाई एलिमेंट है, वो नहीं है, वो क्या है, वो एक कंपाउंड है, कंपाउंड है। ठीक है, तो यही चीज़ उनको पता नहीं थी, यही चीज़ उनको पता नहीं थी, इसी वजह से तो प्रॉब्लम्स आ रही थी। केमिस्ट्री पहले से पीछे बढ़ गई तब तो। ठीक है, ओके। और उनको ये भी नहीं पता था कि एलिमेंट्स को कंबाइन करके तो क्या होगा। ठीक है, वो भी उनको नहीं पता था। अब आएगी एक शख्सियत, ठीक है, बहुत बड़ी, एंटोइन एल लवॉइजियर। अब ये जो है ना, ये रिवॉल्यूशन ला देगा, ये रिवॉल्यूशन ला देगा। उस टाइम पे केमिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था, इसने रिवॉल्यूशन ला दिया। ठीक है, कुछ नहीं पता था सबको, इसने थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ बोल दिया। ठीक है, एंटोइन एल लवॉइजियर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. अभी एंटोइन लवॉइजियर ने क्या बोला कि उन्होंने 2 important chemical combinations के लॉज लिए, और उन्होंने केमिकल साइंस के से नींव रखी, नींव, फाउंडेशन नींव। ठीक है, नींव रखी। और कैसे नींव रखी, ये दोनों लॉज कह के, और ये लॉज सच में सही है। ठीक है, ये लॉज सच में सही। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 2 लॉज बनने हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है हमारा लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थियरी पढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत है, ठीक है, अभी तो सिर्फ इतना खत्म हुआ है, अभी से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी से नहीं, व्हाट इज एटम से स्टार्ट होगा, पर अभी से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसके भी सम्स आएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के भी सम्स आएंगे, और ये इजीएस्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशंस बाय लवॉइजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए इस 2 केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे, तो वो 2 लोगों ने किया। कौन सा, एक तो पता है एंटोइन लवॉइजियर, तीसरा कौन है, दूसरा कौन है, जोसेफ एल प्राउस्ट। जोसेफ एल प्राउस्ट, एक हमारा एंटोइन एल लवॉइजियर, दूसरा हमारा जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कि किसने एक्सपेरिमेंटेशंस किया ऑन 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लिखना है लवॉइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट। प्राउस्ट लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत। ठीक है, ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इस कंटेंट से क्या पसंद, अब क्या आपको लगता है कि क्या होगा। मास क्या है, मास मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये मास जो है, ये मास जो है उसका हम वेट से कंपेयर करते हैं। मास और वेट अलग है। ठीक है, मास और वेट अलग है, वो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे कि क्यों अलग है मास। बट फॉर दिस इंस्टेंस मास को एक
प्रॉपर वेट में तो नहीं गिनाना चाहूँगा मैं, मास और वेट दोनों अलग है, ठीक है। पर इस चैप्टर के लिए मास इज इक्वल टू वेट चला के बैठो तो ही आपको आएगा ये चैप्टर, बाद में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो क्या लगता है, एक तो मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ है, कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन मतलब क्या, किसी को प्रिजर्व किया जा रहा है, किसी को बचाया जा रहा है, किसी को ऐसे दीवार में बंद कर दिया जा रहा है, मतलब कंजर्व किया जा रहा है। कंजर्व किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है, मास को। क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, अब पढ़ेंगे। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या चेंज इन मास आता है, नहीं आता, नहीं आता, ठीक है, नहीं आता, ठीक है। अभी ये यहाँ पे देखो, टेक वन ऑफ फॉलोइंग सेट्स एक्स वाई एंड एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई ऑफ केमिकल्स, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लीड नाइट्रेट और है हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट है, तो इतना सब कुछ इसमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बात बता दूँ, ये सब समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को एक बात बता दो, तो H2O, 2 मिनट रुको, H2+O ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहले ही बता देता हूँ क्या बनता है, H2O, ठीक है, सही है, ओके। आप लोगों की नज़र में सही है, एक्चुअली में ये गलत है, ठीक है, बताऊंगा क्यों, आगे चलो बताओ, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, लेसन नंबर 1 में आता है 10th में, ठीक है। तो वो पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग आएगी उसमें, ठीक है, ओके। तो H2+ हो। अभी अगर हम हाइड्रोजन की एटॉमिक मास देखें, एटॉमिक मास मतलब एक एटम में कितना मास है, वो है हाइड्रोजन का 1 है, दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, सबके एटॉमिक मास गिवन है, 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और इसका कैल्शियम का 40, ठीक है, समझ आ रही बात। हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, टोटल 2 + 16, ऑक्सीजन का 16 है, तो यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 है और एक ऑक्सीजन है, मतलब 16, मतलब यहाँ पे उसका मास क्या हुआ 18, यहाँ पे उसका मास क्या हुआ 18, तो हो गया ना लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शंस, अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया 18U हो गया। अभी इसका प्रॉपर बैलेंसिंग वर्जन दिखाता हूँ, जो क्लास 10th का टॉपिक है। अभी ये सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इस साइड जितना मास होगा उसी साइड इतना मास होगा, ठीक है। ये एक्चुअली में पॉसिबल, देखो H2 है, H2 हमेशा 2 पे ही प्रेजेंट होगा, H के हाइड्रोजन के 2 ही मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, कोई हाइड्रोजन अकेला नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के भी 2 ही होंगे, ठीक है। तो H2 कैसे आया, ये H2 कैसे आया, बैलेंसिंग किया जाए, बैलेंसिंग। अभी देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ओके। तो ये बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 ही है, मतलब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, समझ लो, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो क्या मैं ऑक्सीजन को 2 कर दूँ, इस साइड कर दूँ, तो क्या इसके 2 हो गए, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दिया, मतलब 2 × 2, ठीक है। तो ऐसा होता है। नाउ 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, ऑक्सीजन डन। अभी फिर से हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन क्या 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 × 2 4, 2 × 2 4, हाइड्रोजन क्या है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1 था तो 2 × 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसी वजह से ये 2 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 हो गए, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 हो गए। क्या करें, यहाँ पे 2 कर दे। अभी हाइड्रोजन को फिर से देखते हैं, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गए, क्योंकि आगे 2 है तो फिर 2 हो गए। अभी अगर इसको हम प्रॉपर वर्जन में करें ना, तो ये परफेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अभी देखो
4 है, 4 मतलब 4 प्लस 32। नाउ मतलब ऑक्सीजन देखो, अगर हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 है तो 4 हाइड्रोजन का कितना होगा, 4। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा, 16 इंटू 2 32। सेम चीज यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 4 इंटू 1 4 मास हो गया, और इसका मास कितना, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है तो इसका 32। मतलब अभी देखो, अभी एक प्रॉपर केमिकल बैलेंसिंग के साथ ये फॉर्मूला सही होगा कि इसमें 36 यूम है और इसमें भी 36 यूम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। ठीक है, समझ आ रही बात, समझ आ रही बात। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अगर C6H12O6, ठीक है, ऐसा कोई है, ठीक है, अभी अगर इसका कुछ 100 आ रहा है तो इसका 99 होगा तो नहीं चलेगा, तो ये नहीं चलेगा, ये एक रिएक्शन ही गलत है, ये रिएक्शन अप्लाई ही नहीं है, ये एक रिएक्शन ही नहीं है, ये एक रिएक्शन ही नहीं है, क्योंकि ऐसा सच में ऐसा है कि अगर आप इसको 100 है, ठीक है, इसका मास एटॉमिक मास आ रहा है 100, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 100, तो इसका क्या होगा, इसका 100 होना ही है, इसका 100 होना ही चाहिए, ऐसा नहीं, उसका 100 होना ही है, ये होगा ही, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, ये होगा ही, तो इसका 100 होगा, ठीक है, इसका 100 होगा। ये मॉलिक्यूलर मास है, भले यहाँ पे 6 है प्लस H12 है, अरे यार H12 है और यहाँ पे O6 है, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे 100 होना चाहिए, यहाँ पे 100 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं O6 हटा दूँ, मैं एक्चुअली मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, O6 हटा दूँ तो अगर ये कुछ कम होगा, ठीक है, ये कम होगा ही, ठीक है, ऑफ कोर्स कम होगा, अगर ये कम होके हो गया 50, कम होके हो गया 50, मान लो 50 हो गया, तो यहाँ पे 50 होगा तो ही यहाँ पे 50 हो, देखो, अगर यहाँ से हटा तो यहाँ से हटा है, अगर इसका मास 50 आ रहा है तो इसका मास 50 आएगा ही आएगा, अगर नहीं आया तो फिर रिएक्शन गलत है और यूनिवर्सल लॉ को फॉलो भी नहीं कर रहा है, तो आपका केमिकल रिएक्शन ही गलत है, कुछ अदला बदली की हुई है, ठीक है, समझ लो ये बात को, ठीक है, समझ लो। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया। तो मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास हमको बना भी नहीं सकते कि हाँ यहाँ पे 100 आया तो इसका रिएक्शन होने के बाद 101 हो गया, तो वो भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 100 आया दूसरे में 99 आया रिएक्शन होने के बाद, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये एक बात अपने मन में घुसा दो, ये एक स्टेटमेंट अपने मन में घुसा दो, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। आ जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, इजी टॉपिक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इजी टॉपिक है, उससे इजी है, ठीक है, समझ रहा हूँ, उसमें हार्ड होता है थोड़ा, समझ गए तो फिर तो समझ गए, ठीक है, समझ गए फिर समझ गए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या कहना चाहता है, प्रोपोर्शन मतलब कुछ रेशियो वाली चीज़ें आएगी, कांस्टेंट मतलब एक ही चीज़ पे प्रोपोर्शन आएंगे, एक ही चीज़ पे रेशियो आएंगे। अभी लवॉइसियर along with other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same elements in the same proportions. Now लवॉइसियर काम कर रहे थे अपने दूसरे साइंटिस्ट के साथ, अभी उन्होंने देखा कि कुछ कंपाउंड ऐसे थे कि जिसमें 2 और मोर एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। मान लो H2O, अब इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, वाटर कहाँ से बन गया यार, वाटर कहाँ से बन गया, हाइड्रोजन अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी, वाटर। उन्होंने देखा कि नमक लिया NaOH, वो देखो सोडियम, अरे सॉरी ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaCl,
उन्होंने NaCl लिया, बट सोडियम कितना रिएक्टिव, कितना लोगों की जान लेता है। लोग क्लोरीन तो बहुत रिएक्टिव, बॉम्ब फूटते उससे। यही तो उन्होंने देखा कि सोडियम और क्लोरीन क्या बन रहा है, मिला देखा कि सोडियम क्लोराइड है कहाँ पे, निकला तो नमक, टेबल सॉल्ट। खाते हो ना नमक, वो ऐसे दो हार्मफुल मटेरियल से बने हुए नमक, पर तो भी अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा, सब अच्छा, टेस्ट अच्छा है, साथ साथ में बढ़िया भी है। ठीक है सर, हमारे बॉडी के लिए भी बढ़िया है नमक। ठीक है, थोड़ा नमक होना चाहिए, थोड़ा नमक वाला खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नमक वाला नहीं तो आपका टेस्ट भी नहीं आएगा आपको खाने का। ठीक है, कोई भी अच्छा से अच्छा खाना नमक नहीं होगा तो टेस्ट ही नहीं होगा, नमक नहीं तो टेस्ट नहीं। ठीक है, ओके। तो ये देखा कि उन्होंने देखा कि ऐसे यहाँ पे कुछ कंपाउंड है जो 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बने हुए हैं, और वो कंपाउंड सेम प्रोपोर्शन में रह रहे हैं, सेम रेशियो में रह रहे हैं हमेशा। मैं नाले का पानी ले लूँ तो भी ये H2O बन रहा है, मैं पर्वत का पानी ले लूँ H2O बन रहा है, मैं नदी का पानी ले लूँ वो भी H2O, मैं ओशन का ले लूँ वो भी H2O, मैं मार्स से पानी उठा के लाऊँ, मार्स से होता है, मार्स में पानी अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, तो मैं वहाँ से पानी उठा के लाऊँ H2O में, क्या करूँ? तो क्या हुआ, उन्होंने एक लॉ बना दिया। तो इन a compound such as water, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. Whatever the source of water, thus if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे अभी वाटर ले लिया हमने, हमने देखा कि यार हाइड्रोजन का मास तो 1 आ रहा है, तो मतलब इसका H2O है, मतलब 2 हाइड्रोजन है, मतलब उसका मास हो गया 2। चल, ऑक्सीजन का 16 है, मैंने 2/16 कर दिया क्योंकि प्रपोर्शन। भाई कट हो रहा है, मैंने कट कर दिया, क्या हुआ 1/8 कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उन्होंने डाल दिया, क्या डाल दिया, बोल दिया 1:8। मतलब कोई 9 ग्राम वाटर निकाले तो उसमें से 1 ग्राम हमारा हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम हमारा ऑक्सीजन होगा। और कुछ लोग इसमें भी डाउट करेंगे, मेरे को पता है डाउट होगा, कुछ ऐसे महारथी लोग होंगे जिसको डाउट होगा, इसमें डाउट होगा कि भाई देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1, तो 1:8 में क्यों प्रेजेंट है? तो एक बात मैं समझा देता हूँ कि हाइड्रोजन का मास कम है, हाइड्रोजन का वेट जो है वो कम है, ऑक्सीजन का वेट है वो ज़्यादा है। ठीक है, हाइड्रोजन का वेट कम, ऑक्सीजन का वेट ज़्यादा, प्रपोर्शन में देखें तो 1:8 के रेशियो में रहता है। ठीक है, समझ आ रही बात? ओके, एमोनिया पे आ जाता। अमोनिया क्या है सर? अमोनिया तो नाम ही नहीं सुना, अमोनिया नहीं सुना नाम, नेचुरल रिसोर्सेज में आता है अगर आपने पढ़ा हो तो, नाइट्राइट्स। ठीक है, ओके। सिमिलरली अमोनिया क्या है भैया? NH3 है, NH3। Similarly in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio of 14:3 by mass, whatever the method or the source from which it is obtained. ठीक है, अभी क्या हुआ, NH3 लिया, अमोनिया लिया, नाइट्रोजन का मास है 14 और हाइड्रोजन का मास है 1 और हाइड्रोजन 3 एटम है तो 14/3। ठीक है, इसको कट कुछ हो नहीं रहा तो डायरेक्टली इसको चिपका दिया 14:3। मतलब जब भी कोई 17 ग्राम एमोनिया पाता है तब उसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है, N2 मतलब N भी लिख सकते हो। ठीक है, और उसमें 3 ग्राम हाइड्रोजन होता है। समझ आ रही बात? क्लियर है?
क्लियर होनी चाहिए बात ये, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम रहेंगे पूरे यूनिवर्स में। H2O जो है वो 1:8 प्रोपोर्शन में रहते हैं। तो या फिर मैं उसको जुपिटर से लाऊं तो ये 1:8 में ही रहेगा, या फिर मैं उसको दूसरे कोई गैलेक्सी के दूसरे कोई प्लैनेट्स में पानी से लेके आ जाऊं, पानी जैसे पानी मतलब H2O लेके आ जाऊं तो भी वो 1:8 में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। पानी थोड़ी ना चेंज होता है मार्स में, पानी थोड़ी चेंज हो जाएगा कोई अदर प्लैनेट में। वो बॉन्ड बना सकते हैं बट चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो बॉन्ड बना सकते हैं बट चेंज नहीं होगा ये चीज़। मैं नाले का पानी लाऊं तो भी 1:8, मैं बॉटल का पानी लाऊं वो भी 1:8, मैं RO का पानी लाऊं वो भी 1:8, नदी का पानी वो भी 1:8। समझ आ रही बात? ओके। तो दिस लेड टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज ऑलवेज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब एक ही प्रोपोर्शन में गाड़ी चलती रहती है। तो उसको ऐसे भी बोला जाता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब एक ही प्रोपोर्शन में वो रहेगा। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट। ये जो लॉ था वो एक्चुअली में प्राउस्ट ने ऐसे बोला, प्राउस्ट ने लॉ बनाया था। एज इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये चीज किसने बोली? प्राउस्ट ने, लवॉइजियर ने नहीं, प्राउस्ट ने बोली। क्या बोला कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले लो, उसमें एलिमेंट्स देखो, और एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेंगे बाय मास। वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। जॉन डाल्टन आने वाले हैं, ठीक है। जॉन डाल्टन, अभी तक हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे आज की बातें, ठीक है। हिस्ट्री के बाद पढ़ेंगे आज की बातें। हिस्ट्री में कभी लास्ट नाम आना है, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस लॉ। एक प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीज़ें पता चल गई। एक्सप्लेन कौन करेगा? तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी साइंटिस्ट के पास। कैसे बोल तो दिया, पर कैसे बोला होगा? एक्सप्लेन कैसे करूँ मैं? लोगों के सामने ये बात कैसे रखें? यही होगी प्रॉब्लम, यही यहाँ पे होगी प्रॉब्लम। तो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थियरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो ब्रिटिश केमिस्ट ने, मतलब जॉन डाल्टन नाम था उनका, उन्होंने एक बेसिक थियरी डाल दी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर कैसा है, वैसा है, ऐसा है, उन्होंने डाल दिया। और डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर ना। डाल्टन ने डिविजिबिलिटी का आइडिया लिया। डिविजिबिलिटी मतलब वो हमने पहले पढ़ा था ना, महर्षि कनद और डेमोक्रिटस सेल्यूकिपस ने जो किया, ठीक है, वही चीज़ कि एक डिविजिबल पार्टी नॉन डिविजिबल पार्टिकल को क्या बोलेंगे? कोई बोल रहा है तो उसको एटोम्स बोलेंगे, कोई बोल रहा है उसको बोलेंगे क्या बोला था उन्होंने? परमाणु, हाँ राइट, परमाणु बोलेंगे। तो यही उन्होंने बोला कि अनडिविजिबल चीज़ को मैं निकाल के रहूँगा। अभी मैं निकालूंगा तो नहीं, पर उन्होंने निकाला कि मैं उनको मतलब बोलूँगा कि हाँ भैया ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। He took the name atoms as given by the Greeks and said that the smallest particles of matter are atom. ना उसने नाम रखा एटम। अब एटम आ रहा है, दूसरे पेज पे एटम आ रहा है। वो तो बोला कि ये जो एटम था ना, वो उससे ग्रीक से उठा है, और ग्रीक्स ये कहते थे कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना मैटर का, वो था एटम। हिज थियरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसकी जो थियरी थी वो केमिकल कॉम्बिनेशंस पे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड थी। कौन से दो लॉ? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, समझ आ रही बात? Now Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportion. अभी डाल्टन ने एक और बात कही। डाल्टन ने ऐसे इलाबरेट किया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मतलब एक्सप्लेन किया उसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को, क्योंकि कोई एक्सप्लेन करने के लिए तैयार ही नहीं था। डाल्टन बोले मैं करूँगा, कोई नहीं कर रहा, मैं करूँगा। और डाल्टन की थोड़ी लाइफ जान लेते हैं। क्या थे डाल्टन? जॉन डाल्टन। तो ये उनका फ़ोटो है, अगर इनके फ़ैन हो
पोस्टर लगा दो। नाउ जॉन डाल्टन वॉज बॉर्न इन अ पुअर वीवर्स फैमिली इन 1766। जॉन डाल्टन पैदा हुआ, बहुत गरीब खानदान, ठीक है, बहुत गरीब खानदान इन इंग्लैंड। और इंग्लैंड जैसा शहर, इंग्लैंड जैसी कंट्री, उसमें जॉन डाल्टन पैदा हुआ है 1766 में, मतलब लगभग 18th सेंचुरी, मिड 18th बोल सकते हो सेंचुरी में पैदा हुआ। नाउ ही बिगेन हिज कैरियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12। अभी इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12, मतलब 12 साल की उम्र में वो पढ़ाने लगे थे। सोचो 12 साल की उम्र में वो पढ़ाने लगे थे, ठीक है, 12 साल। 7 years later ही बिकेम अ स्कूल प्रिंसिपल। अभी देखो 12 साल की उम्र में उसने टीचिंग स्टार्ट की, 7 साल बाद मीन्स ऑलमोस्ट 19 to 20 years के होंगे, और तब वो प्रिंसिपल बन गए। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल देखने जाओ कितना होता है, कुछ तो बोलेंगे 50, कुछ बोलेंगे 60, ठीक है, इतने बड़े बड़े प्रिंसिपल होते हैं, इतने बुढ़े होते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। ये 20 साल की उम्र में प्रिंसिपल था। कौन? जॉन डाल्टन। नाउ इन 1793 डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ कॉलेज। 1793 आया, पैदा कब हुए? 1766, आया 1793, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स के होंगे, ठीक है, 27। तो जब डाल्टन ने मैनचेस्टर छोड़ा, मैनचेस्टर में निकले, ठीक है, मतलब वो जो इंग्लैंड में पैदा हुए थे, ठीक है, इंग्लैंड में, तो अभी मैनचेस्टर में गए। मैनचेस्टर में उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया कॉलेज में। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग, ठीक है। तो उनकी मोस्ट ऑफ द लाइफ तो 27 ईयर्स ओल्ड के बाद वो मोस्ट ऑफ द लाइफ उनकी टीचिंग में ही निकल गई और साथ साथ में रिसर्च में ही निकल गई। इन 1808 मतलब ऑलमोस्ट वो कुछ 40 साल के होंगे, ठीक है, 42 साल के होंगे, तो तब उन्होंने एटॉमिक थियरी उनकी पेश की, ठीक है, जो उन्होंने आज तक पढ़ा था। और इस एटॉमिक थियरी को एज अ टर्निंग पॉइंट समझा जाता है इन द स्टडी ऑफ मैटर। तो फटाफट से डाल्टन एटॉमिक थियरी बता देते हैं, ठीक है, ख़त्म कर देते हैं, फिर हमारा पार्ट 1 भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थियरी, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms. अब डाल्टन की एटॉमिक थियरी ऐसा बोलती थी कि ये जो मैटर है या एक एलिमेंट या एक कंपाउंड, कोई भी मिक्सचर, सब एक छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जिसका नाम है एटम्स। The postulates of this theory may be stated as follows. Now the postulates है, ये जो पॉइंट्स है जो उन्होंने डाल्टन ने बोले थे कि जो माना जाता है डाल्टन एटॉमिक थियरी और एज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है, ये पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। ऑर्गेनिक भी मतलब चले, मतलब ऐसा बोल सकते हैं केमिस्ट्री का ही एक वर्जन बाहर आया इस चीज़ से, ठीक है। ओके, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात। सारा जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, सारा मैटर, ठीक है, कोई भी एक चीज़ नहीं छूटेगी, जिसका नाम है एटम्स। अभी जो एटम्स है वही पार्टिसिपेट करते हैं इन केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, H2 बनने की प्रोसेस जो होती है लैब्स में, तो ये कौन करता है? ये एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। कि हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन के एटम ने बॉन्ड बनाया, पार्टिसिपेट किया तो केमिकल रिएक्शन से बना H2O केमिकल रिएक्शन से बना। ओके, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड हमारा है एटम्स आर indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Now atoms जो है वो indivisible particles है और वो कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते और क्रिएट भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, एटम्स और मतलब ये चीज़ सही भी है गलत भी है, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल्स बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे इंडिविजिबल ही है क्योंकि आप बोल के इंडिविजिबल ही है पर वो डिविजिबल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है। प्रोटॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स भी उसके अंदर है।
फिर क्या, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी उसके अंदर है तो न्यूट्रॉन्स उससे भी छोटा है। क्या, क्वार्क, क्वार्क तो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, क्वार्क तो स्मॉलेस्ट है। कोई बच्चा बोलेगा क्वार्क, इसीलिए बता रही है क्वार्क तो स्मॉलेस्ट है। तो ये सही भी है गलत भी है। क्यों गलत भी है? गलत तो समझा दिया मैंने, क्यों सही है? क्योंकि जब मैटर मतलब एटम से हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो मतलब ऐसे अंदर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो वो फट जाएगा। अगर हम क्वार्क के साथ जाएंगे, क्वार्क को देखने जाएंगे, वो फट जाएगा, वो फट ही जाएगा। टोटल एटम के अंदर 43 सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स है। 43। आपने तो सिर्फ 3 का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे 43 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक मतलब एटम से अंदर, एटम के अंदर 43 ऐसे पार्टिकल्स है अलग अलग कि जो एटम से भी छोटे हैं। सबसे छोटा क्वार्क है, सबसे छोटा क्वार्क है, ठीक है। जो एटम्स है वो इनडिविजिबल है और डिविजिबल भी है। डिविजिबल हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो जब भी हम डिवाइड करने जाएंगे तो वो फट ही जाएगा, ठीक है। तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, पर वो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। अगर हम देखें कि CuSO4, ये बहुत ईजी है, CuSO4 पर Zn, कोई बोलेगा ZnSO4, Cu कहाँ गया पता नहीं, पर कोई ऐसा नहीं बोलता प्लस Cu भी आता है, प्लस Cu भी आता है। Cu बाहर निकल जाता है, Cu हवा में उड़ जाता है, Cu हवा में उड़ जाता है, पर ZnSO4 उसके अंदर आ जाता है, पर Cu हवा में उड़ता है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो यही चीज़ बोली थी किसने यही चीज़ समझाई थी, किसने? डाल्टन ने, जॉन डाल्टन, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड पे, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एटम जो है, जो गिवन एलिमेंट है हमारा, कोई भी एलिमेंट हम लोग ले ले तो वो आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं बाय मास। जैसे ऑक्सीजन का मास 16 है तो भैया एक एटम मेरे पास है, उसका ग्राम 16 ग्राम है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ वो एक ऑक्सीजन हो सकता है। लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का केमिकल फॉर्मूला होता है AU मतलब ऑरम, मतलब एक लैटिन शब्द से लिया गया है AU, ठीक है। तो ये जो AU है, तो AU क्या है? AU गोल्ड है। तो गोल्ड की प्रॉपर्टीज से हम लोग लगा सकते हैं कि ये AU ही है, ठीक है, ये AU ही है। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स जो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका डिफरेंट मास भी होता है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज से अलग है। साथ साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास भी अलग अलग है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, यही तो दिक्कत है। फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ है एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो एटम्स है वो कंबाइन होते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, मतलब 1:8, 14:3 होल नंबर्स है। कभी सुना? 0:0, फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, समझ आ रही बात? ओके, नाउ 6 पे आ जाते हैं। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ऐसा नहीं है मैं बोलूँगा Cu2 है प्लस Zn4 है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि Cu प्लस Zn। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे Cu प्लस Zn3 होना चाहिए। ऐसा ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, मेरे को पता है, क्योंकि ऐसी फॉर्मूलाज का बैलेंसिंग 10th में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बोला कि रिलेटिव मास, रिलेटिव नंबर और रिलेटिव काइंड ऑफ एटम्स इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होते हैं, कांस्टेंट कंपाउंड्स में होते हैं। नाउ यहाँ पे हम पार्ट 1 खत्म करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। नाउ दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि यहाँ पे एटम्स के जो है पार्टिकल्स और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है, और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है। मैंने बोला कि एटम्स के
43 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। आप तो सिर्फ 3 को जानते हो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बट ऐसे 43 है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सोचो 43 इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है। 43 सब एटॉमिक पार्टिकल्स अंदर है। सबसे छोटा क्वार्क है, क्योंकि 43 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। और अब तक आप लोग मानते थे कि एटम्स होते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल्स थे, बट ऐसा नहीं है। ये चीज़ का पर्दा पार्ट 2 में उठाएंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग सब चीज़ों को जानेंगे, व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज एन मॉलिक्यूल, सब चीज़ें पार्ट 2 में आएगी। साथ साथ में एटॉमिक मास का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा, साथ साथ में सिंबल्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक हम लोग पार्ट 2 करते हैं तब तक ये याद रख लेना, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 जल्दी ही लाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।